Welcome you all in this class. Today we will discuss about communication. तो ये जो communication है उसको संचार भी बोलते हैं। आप लोग बहुत ही फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है कम्युनिकेशन का, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है स्पेशली इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बोला कि इसको हिंदी में हम लोग संचार भी बोलते हैं, और हम लोग सारे लोग इसमें इंडल्ज हैं। ये कम्युनिकेशन हम लोग डे टू डे लाइफ में हर वो एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है। तो सिंपल शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आदान प्रदान को ही हम सामान्य शब्दों में कम्युनिकेशन समझते हैं। लेकिन इतना ही कम्युनिकेशन नहीं होगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल हम जान पाएंगे। द टर्म कम्युनिकेशन स्टेम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, मीनिंग कॉमन और कॉमननेस। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड कम्युनिस, और इसका मीनिंग या अर्थ होता है कॉमन या कॉमननेस, समान या समानता। ठीक है ना। तो इसमें समान या समानता हम किन लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, किनके बीच में समानता होनी चाहिए। जैसे कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेंडर होना चाहिए, मैसेज भेजने वाला जो होता है सेंडर, और वहाँ पे रिसीवर होना चाहिए, उस मैसेज को प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला। ठीक है ना। तो जब भी हम कोई सूचना भेजते हैं, कोई भी मैसेज भेजते हैं, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमननेस होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए कॉमननेस होनी चाहिए? उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए। जिस अर्थ, जिस उद्देश्य से वो मैसेज कम्युनिकेटर या सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है, वही अर्थ और मीनिंग रिसीवर के लिए भी होना चाहिए, तब जाके वो कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होगा, क्योंकि सेंडर किसी दूसरे मीनिंग से भेज रहा है और रिसीवर अगर किसी दूसरी मीनिंग से उसको ले रहा है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। कॉमननेस एमंग सेंडर एंड रिसीवर फॉर ए पर्टिकुलर मैसेज। तो यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो मैसेज है उसके लिए सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमननेस होना चाहिए। Communication is the process by which a message or information is exchanged from a sender to a receiver। तो सिंपल शब्दों में कम्युनिकेशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी मैसेज या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। किनके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो जे पॉल लीगन्स के आधार पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर इंडिविजुअल्स एक्सचेंज their ideas, impressions, and facts in way each gains common understanding of the meaning, content, and use of message। तो ये जो जे पॉल लिगन के द्वारा जो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया गया है वो परफेक्ट डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। और उनके बीच में विचारों और तथ्यों का आदान प्रदान इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक को विषय के अर्थ तथा इसके उपयोग को भली भांति समझ में आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट है। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? क्योंकि उनके बीच में सूचनाओं का, फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, इम्प्रेशंस का आदान प्रदान होगा। और आदान प्रदान इस प्रकार से होगा कि उनके बीच में उस पर्टिकुलर मैसेज की समझ, उसकी उपयोगिता समान होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वैन डैन बैन एंड हॉकिंस
के आधार पर हम कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू चैनल्स which establishes common meaning between a source and a receiver। तो इसको हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? संचार चैनलों के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो किसी संदेश के लिए संदेश भेजने वाले एवं संदेश प्राप्तकर्ता के बीच सामान्य अर्थ स्थापित करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्फेसिस किसका दिया जा रहा है? मैसेज का जो मीनिंग है और उसका जो उपयोग है वो सेंडर और रिसीवर के लिए समान होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं, संचार के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला फंक्शन आप लोग देख रहे हैं इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शन मतलब सूचना देने का कार्य। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम जैसे डेफिनेशन में भी समझने की कोशिश किए कि इसमें इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है ना। जो सूचना भेजने वाला है वो सूचना प्राप्त करने वालों को सूचना देता है, दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन फंक्शन, इसमें हम सूचना देने और लेने का काम करते हैं। कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, आदेश या फिर निर्देश करने का काम। आप लोग एक कल्पना करिए कि आपके जो हायरार्किकली ऑर्डर्ड जो सोसाइटी है, हमारी अपनी खुद की फैमिली है, यहाँ पर आप लोग अपने परिवार में भी देखते हैं कि आपके दादाजी, आपके पिताजी, आप लोग या आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, इन लोगों का एक हायरार्किकली ऑर्डर होता है। मतलब कि सबसे बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर जो आते हैं नीचे, फिर उसके बाद जो नीचे आते हैं। तो जो भी बड़े हैं वो हमेशा कमांड या इंस्ट्रक्शंस देने का काम करते हैं अपने जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, अपने जो नीचे वाले होते हैं। तो ये कमांड या इंस्ट्रक्शंस देने का काम होता है, वो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही होता है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हायरार्किकली ऑर्डर्ड उनका पूरा का पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। टॉप ऑफिशियल से लेके जब हम नीचे आते हैं तो नीचे आपके मैनेजर्स होंगे, उसके बाद फिर उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, फिर वर्कर्स वगैरह होंगे। तो इस प्रकार से ऑर्डर होता है। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी बॉस है या सुपीरियर अथॉरिटीज़ है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस या कमांड, आदेश या निर्देश देने का जो काम करते हैं वो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। वो भी एक कम्युनिकेशन का कार्य है। फिर है आपका इन्फ्लुएंस और परसुएसिव फंक्शन, ठीक है ना। द सोल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य, और खासकर हम लोग कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का मुख्य काम क्या है? इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को मोटिवेट करने का। क्योंकि इसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जब बात करते हैं या किसानों को नए नए इन्फॉर्मेशन हम देने की जब बात करते हैं और हम चाहते हैं कि वो उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करे, तो उनको इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता होती है, मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। तो ये मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करने का कार्य भी हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। फिर फोर्थ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रेटिव फंक्शन। इंटीग्रेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि एकीकृत करने का कार्य, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन का एक मेजर फंक्शन है। यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमारे स्कैटर्ड सोसाइटी है या फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ एक जगह ही रह रहे हों। सारे परिवार में कुछ फैमिली मेंबर्स किसी दूसरे शहर में हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स कुछ दूसरे शहर में हैं, तो कोई और कहीं पे हैं। तो एक सिंपल मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। कि हमारा जो भी फैमिली मेम्बर दूसरे शहर में रह रहा है वो डे टू डे लाइफ में क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो सारे इन्फॉर्मेशन हमको रहता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन उनके पास है। तो ये सिंपल एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिवाइस है
और उसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सबको जोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेट करने का काम करता है। हम भले अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं लेकिन हम सब एकत्रित हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ ही रह रहे हों, क्योंकि उनके सारे इंफॉर्मेशन हमको टाइम टू टाइम मिल जा रहा है। तो ये इंटीग्रेटिव फंक्शन, तो ये मुख्य फंक्शन है कम्युनिकेशन के। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट मॉडल्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये जो अलग अलग आपके साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस या संचार की प्रक्रिया कब पूर्ण होगी, या उनके अनुसार संचार की प्रक्रिया में क्या क्या तत्व होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं एरिस्टोटल मॉडल। तो एरिस्टोटल मॉडल में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस। तो उनके आधार पर कम्युनिकेशन की प्रोसेस कब कंप्लीट होगी, जब वहाँ पे स्पीकर होना चाहिए। स्पीकर मतलब बोलने वाला या संदेश देने वाला, और संदेश देने वाले के साथ साथ क्या होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए। स्पीच मतलब कि क्या संदेश वो भेजना चाह रहा है। अब वो संदेश भी हो गया, उसके बाद फिर ऑडियंस मतलब उस स्पीच को प्राप्त करने वाला या उस पर्टिकुलर स्पीच से बेनिफिट होने वाले लोग होने चाहिए, जिनको उन्होंने क्या कहा, ऑडियंस, ठीक है ना। तो स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, ये 3 एलिमेंट्स आपके अरिस्टोटल मॉडल के हिसाब से। सेनन एंड वीवर मॉडल, तो सेनन एंड वीवर मॉडल के हिसाब से 5 एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं सोर्स या सेंडर। सोर्स मतलब जो सूचना भेजने वाला होता है, जो मैसेज भेजने वाला है वो सोर्स या सेंडर कहलाएगा। सिग्नल या मैसेज, क्या पर्टिकुलर मैसेज वो भेजना चाह रहा है उसको उन्होंने सिग्नल या मैसेज कहा। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे, ट्रांसमीटर, मतलब किस माध्यम से वो मैसेज जो है आगे बढ़ेगा, उसको उन्होंने ट्रांसमीटर कहा। ट्रांसमीटर मतलब दूसरे जो मॉडल्स हैं उसमें आप चैनल के रूप में आपको देखेंगे, ठीक है ना, चैनल नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ये सेनन एंड वीवर जो है इसको ट्रांसमीटर कह रहे हैं। तो ट्रांसमीटर जो है आगे मैसेज को लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा, रिसीवर जो प्राप्त करने वाला है, ठीक है ना। और रिसीवर प्राप्त कर लेने के बाद फिर डेस्टिनेशन, उस पर्टिकुलर मैसेज का जो एक्चुअल यूज़ होना चाहिए वो यूज़ अगर होना चालू हो गया, अगर वो यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ डेस्टिनेशन, ठीक है ना, कि उनका उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। फिर आप लोग देखिए जे पॉल लीगन्स मॉडल। तो जे पॉल लीगन्स मॉडल इज नोन एज द परफेक्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो व्हाई इट इज अ परफेक्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनके आधार पर टोटल ये 6 एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहला है कम्युनिकेटर, जिसे और दूसरे मॉडल्स में स्पीकर, सोर्स या सेंडर लोगों ने कहा। तो यहाँ पे जे पॉल लीगन के आधार पर कम्युनिकेटर, जो संदेश भेजने वाला है वो कौन है, कम्युनिकेटर है। देन फिर क्या संदेश वो भेजना चाह रहा है, वो क्या है, मैसेज, ठीक है ना। मैसेज के बाद फिर चैनल, किस माध्यम से उस मैसेज को आगे भेजा जाना है। चैनल के बाद फिर यहाँ पर आप लोग एक नया एलिमेंट देख रहे हैं, ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट मीन्स द वे अ मैसेज इज प्रोसेस्ड so that the information gets across to the audience. The purpose of treatment is to make the message clear, understandable and realistic to the audience. तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि मैसेज को प्रोसेस किया जाता है, इस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है कि जो भी मैसेज में जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो रिसीवर को सही तरीके से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ट्रीटमेंट। तो इस मैसेज का ट्रीटमेंट करने के बाद फिर ये ऑडियंस तक पहुंचता है। ऑडियंस मतलब दूसरे मॉडल्स में आप लोग रिसीवर के रूप में देखें तो या ऑडियंस, ठीक है ना। देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर है ऑडियंस रिस्पॉन्स, या फिर इसी को फीडबैक भी बोलते हैं। और सबसे बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात हो रही है, फीडबैक की बात हो रही है। क्योंकि कम्युनिकेशन की प्रोसेस तभी कंप्लीट होगी
जब हम ऑडियंस या रिसीवर से फीडबैक लेंगे, ठीक है ना, कि कोई पर्टिकुलर मैसेज अगर किसी मीनिंग या किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए भेजा गया है रिसीवर तक या ऑडियंस तक, तो ऑडियंस ने उसको वैसा ही समझा कि नहीं और उसका यूज़ उसी प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना किसको ज़रूरी है? कम्युनिकेटर को ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेटर के द्वारा ऑडियंस का रिस्पॉन्स लिया जाता है, तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसलिए दिस इज द परफेक्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जे पॉल लिगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो फीडबैक या ऑडियंस रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग सम सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस बैक टू द कम्युनिकेटर, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स की बात हो रही है। सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स मतलब कि मैसेज से रिलेटेड ही उनसे इंफॉर्मेशन लेना है, तब वो सिग्निफिकेंट होगा। और ऑडियंस के द्वारा उस मैसेज से रिलेटेड ही रिस्पॉन्स अगर दिया जा रहा है, तब वो सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स होगा। फिर नेक्स्ट मॉडल हम लोग देखते हैं, बर्लोस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो इनके आधार पर भी ये आपके 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला सोर्स, जो मैसेज भेजने वाला है, सोर्स की बात की जाता है यहाँ पर। इनकोडर, ठीक है ना। तो इनकोडर या इनकोडिंग को यहाँ पर समझना है, एन एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेज इन सिंपल एंड कोड फॉर्म ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर। मतलब सेंडर जो है मैसेज को ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना, सिंपल और कोड फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये सोर्स जो है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है उसको इनकोडर मतलब कि इनकोड करेगा सिंपल और कोड फॉर्म में, और वही जो कोडेड और सिंपल फॉर्म में जो रहेगा वो क्या होगा? मैसेज होगा, ठीक है ना। देन फिर ये मैसेज चैनल्स के माध्यम से आगे बढ़ेगा। देन फिर उस चैनल के द्वारा इसको डिकोड किया जाएगा। तो डिकोड का मतलब क्या हो गया कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द मैसेज सो दैट रिसीवर में हियर अंडरस्टैंड इन अ मीनिंगफुल वे। या दूसरे शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना, जो कोडेड मैसेज है उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना, ताकि जो रिसीवर है उस मैसेज का मीनिंग सही तरीके से समझ पाए, ठीक है ना। और देन फिर रिसीवर तक वो पहुंचेगा, प्राप्त करता। तो ये बर्लोस मॉडल है। देन फिर हम बात करते हैं स्क्रैम मॉडल, ठीक है ना। तो स्क्रैम मॉडल में भी आपका सोर्स है, इनकोडर है, सिग्नल है। यहाँ पर मैसेज को इन्होंने सिग्नल कहा। फिर डिकोडर है और डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑडियंस या फिर रिसीवर को इन्होंने डेस्टिनेशन कहा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोग देख रहे हैं रोजर्स एंड शू मेकर मॉडल। तो रोजर्स एंड शू मेकर के आधार पर ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो 5 एलिमेंट्स में सबसे पहला सोर्स, जो मैसेज भेजने वाला है। देन फिर मैसेज, दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन which sender want to send to the receiver, channel, that particular medium जिसके माध्यम से वो उस मैसेज को भेजना चाह रहा है। देन फिर रिसीवर, प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो रिसीवर यहाँ पर कौन होगा, या डेस्टिनेशन कौन होगा, ऑडियंस कौन होगा? यहाँ पे फार्मर्स होंगे, ठीक है ना। देन फिर इफेक्ट, उस पर्टिकुलर मैसेज जो सेंडर के द्वारा भेजा गया है रिसीवर को, उसका इफेक्ट क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं रोजरसन शू मेकर के। और रोजरसन शू मेकर का जो मॉडल है इसको SMCRE मॉडल लिखा जाता है, SMCRE इन शॉर्ट। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वेस्ले मैकलेंस मॉडल, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं दीज आर द 5 एलिमेंट्स एंड देर इज अ फीडबैक ऑल्सो, ठीक है ना। सेंडर है, भेजने वाला, इनकोडिंग, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। देन फिर चैनल, उस पर्टिकुलर मीडियम या माध्यम जिसके माध्यम से वो भेजेगा, फिर उसका डिकोडिंग होगा।
बिफोर वो रिसीवर तक पहुंचने के पहले उसको डिकोड करेंगे एक्चुअल फॉर्म में। जो कोडेड मैसेज है इसको चेंज किया जाएगा, देन फिर वो रिसीवर तक पहुंचेगा, और रिसीवर तक पहुंचने के बाद फिर उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि वो पर्टिकुलर मैसेज जिस ऑब्जेक्टिव्स के तहत भेजा गया था, जिस उद्देश्य के तहत भेजा गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। तो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इन सारे मॉडल्स के आधार पर अगर हम बात करें कि what are the basic elements of communication, so these are the basic elements of communication, these 5 elements, ठीक है ना। तो सारे मॉडल्स का जिस्ट हम इसको बोल सकते हैं। और कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कब कंप्लीट होगी, जब ये 5 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला है आपका सेंडर या कम्युनिकेटर। तो सेंडर या कम्युनिकेटर का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द पर्सन हु स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑपरेशन। ही इज द सोर्स ऑफ और ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। ही इज द सेंडर ऑफ मैसेज, मतलब कि मैसेज भेजने वाला जो व्यक्ति होता है वो सेंडर होता है। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एग्रीकल्चर होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं। और उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस और उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और सारे एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में इस तरीके से हमको सोचना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेंडर। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो सेंडर कौन होगा? सेंडर होगा कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जनरेशन होता है, जहाँ पे नई नई तकनीक विकसित किए जाते हैं। कोई भी रिसर्च स्टेशन हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स की बात होती है, जहाँ पे अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जनरेट की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब सेंडर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सेंडर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेंडर जो है वो किसके लिए मैसेज तैयार कर रहा है? रिसीवर के लिए। और यहाँ पर रिसीवर कौन है? फार्मर्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेंडर को ये जानना होगा कि रिसीवर्स या फार्मर्स के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, उनके नीड्स क्या हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए और उस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही टेक्नोलॉजी जनरेट होनी चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी को इन द फॉर्म ऑफ मैसेज किसानों तक भेजा जाना चाहिए, तभी वो जो मैसेज है, ठीक है ना, वो काम का होगा, ठीक है ना। तो ये जो सेंडर है उनके दिमाग में हमेशा किसानों के वेलफेयर की बात होनी चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी मैं जनरेट कर रहा हूँ उससे किसानों को किसी न किसी रूप में बेनिफिट होना चाहिए, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। देन फिर हम बात करते हैं कि मैसेज, तो वो जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, सूचना के रूप में चेंज करके, ठीक है ना, उसको सूचना के रूप में चेंज करके ताकि वो किसी चैनल के माध्यम से रिसीवर या फार्मर्स तक भेजा जा सके, ठीक है ना। तो वो इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैसेज आप किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, लैंग्वेज का यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ऑडियंस हमारे किस प्रकार के हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मैसेज को उस प्रकार से तैयार किया जाता है और वो भी सेंडर के द्वारा ही तैयार किया जाता है, ठीक है ना। मैसेज इज द इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेटर विशेष हिज ऑडियंस टू रिसीव, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड एक्ट अपन, ठीक है ना। देन फिर बात करते हैं चैनल। तो चैनल का मतलब क्या होता है? मीडियम, ठीक है। चैनल का मतलब क्या होगा? मीडियम या माध्यम, जिस माध्यम से सेंडर के द्वारा तैयार किया गया मैसेज भेजा जाना है कहाँ तक? रिसीवर, ऑडियंस या फिर फार्मर्स तक, ठीक है ना। तो जब हम चैनल से मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम कई प्रकार के होते हैं। ये
आपके मास मीडिया चैनल भी होते हैं, पर्सनल चैनल्स वगैरह भी होते हैं जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स वगैरह का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स वगैरह में आप लोग देखे होंगे एक्सटेंशन फंक्शनरीज जो काम करते हैं, आपके आरईओज वगैरह हैं, एडीओज हैं, ठीक है ना, वो चैनल का काम करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जनरेट की गई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में या रिसर्च स्टेशंस में, ठीक है ना, उसको मैसेज के फॉर्म में चेंज किया गया, फिर वो मैसेज जो है चैनल, यहाँ पे आरईओज या फिर आपके रेडियोज हो सकते हैं, या मास मीडिया चैनल्स, रेडियो टेलीविजन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। इन चैनलों के माध्यम से, ठीक है, ये जो मैसेज है वो रिसीवर फार्मर तक भेजा जाना। तो यहाँ पर भी चैनल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है ना। और ये चैनल्स का जो सिलेक्शन है वो सेंडर के द्वारा किया जाता है, लेकिन जब चैनल का सिलेक्शन किया जाना है तो रिसीवर्स हमारे दिमाग में होने चाहिए कि हम जो ये मैसेज भेजने वाले हैं वो रिसीवर का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या उनका स्तर क्या है, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंग चैनल का चुनाव किया जाता है। फिर यहाँ पर आ गया रिसीवर्स और ऑडियंस, फार्मर्स, ठीक है ना, जिनके लिए पर्टिकुलर मैसेज भेजा जा रहा है। तो आपके जो फार्मर्स हैं उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? उनको हमेशा एक ज़ील होना चाहिए कि मुझे नई चीज़ें सीखना है, ठीक है ना। हमेशा उनके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे अपना खुद का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, खुद का मेरा विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर मैं फार्मर हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, तो नई नई टेक्नोलॉजीज अगर मैं अडॉप्ट करूँगा तब मैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, तभी मेरा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की सोच जो है रिसीवर, ऑडियंस या फार्मर्स की होनी चाहिए, तभी वो पर्टिकुलर मैसेज को अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑडियंस रिस्पॉन्स या फीडबैक, ठीक है। ये फीडबैक या ऑडियंस रिस्पॉन्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मैसेज जिस उद्देश्य के तहत हम भेज रहे हैं, ठीक है ना, उसका उसी प्रकार से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानना हमको ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर चीज़ जैसा हम चाह रहे थे वैसा वहाँ तक पहुँचा कि नहीं, ठीक है ना, या पहुँचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है और ये हम फीडबैक के माध्यम से जान सकते हैं। तो दिस आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो संचार है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये 3 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कोई भी संस्था या संगठन की संरचना या उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, इसके आधार पर 2 तरीके से कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं हम। एक हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक का मतलब क्या हुआ? इफ कम्युनिकेशन इज अबाइड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस देन इट विल बी अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर कुछ नियमों के तहत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस की आप कल्पना करिए, गवर्नमेंट संस्थाएं जो है, वहाँ पे जब कम्युनिकेशन होता है तो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न फॉर्म में होता है, चिट्ठी पत्र के माध्यम से या मेल वगैरह के माध्यम से होता है। तो उसका पर्टिकुलर पूरा रिकॉर्ड होता है, कब वो चिट्ठी जारी की गई, कब भेजा गया, ठीक है ना, पर्टिकुलर उसका रिसीविंग भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। फिर दूसरा इनफॉर्मल, अनौपचारिक, ठीक है ना, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई नियमावली नहीं है, ठीक है ना। जैसे डे टू डे लाइफ में हम जो अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर इस प्रकार की चिट्ठी पत्र की बात ही नहीं हो रही, सिंपल वर्बल कम्युनिकेशंस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई नियमावली की बात ही नहीं हो रही है, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो किस प्रकार से हो रहा है? तो डाउनवर्ड, तो इसके आधार पर 3 तरीके से, डाउनवर्ड, अपवर्ड और
हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो हायरार्किकली ऑर्डर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे हम सुपीरियर अथॉरिटी से लेके उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले, मतलब सबऑर्डिनेशंस की जब बात करते हैं तो बहुत सारे वो लेयर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे। जब टॉप ऑफिशियल्स नीचे के जो ऑफिशियल्स हैं या वर्कर्स हैं उनको अगर चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, जो नीचे के जो अथॉरिटीज़ हैं या नीचे लेवल पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो ऊपर अपने बॉस तक अगर कोई चीज़ें संचारित करना चाह रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि सेम लेवल के लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे एक लेवल के लोग जैसे हैं, मान लो कि जूनियर लेवल के मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं, तो वर्कर और वर्कर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। वैसे ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है ना, वे ऑफ एक्सप्रेशन किस प्रकार से हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर भी कम्युनिकेशन को 3 रूप से हम डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन, ठीक है ना। इफ वी आर यूजिंग वर्बल वर्ड्स और ओरल वर्ड्स टू कम्युनिकेट समवन मीन्स विल बी अ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अगर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बोले हुए शब्दों का उपयोग करके अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पहले हम पहले रिटर्न जान लेते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, इफ यू आर यूजिंग रिटर्न वर्ड्स टू कम्युनिकेट समवन, ठीक है ना। अगर हम सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए लिखित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन। if without using oral or written words, if you are trying to communicate, then that will be a non-verbal communication। मतलब यहाँ पर हम बोले हुए शब्दों का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर हम लिखित शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इसके बगैर अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हम लोग ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। इसमें साइन लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया कि डीफ एंड डम, गूंगे बहरों के लिए जो लैंग्वेज होता है उसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, ठीक है ना। एक न्यूज़ जो एंकर होती है वो न्यूज़ बोलते रहती है और साइड में अपनी उंगलियों के इशारों के माध्यम से वो कुछ कुछ करते रहती है, वो क्या है, साइन लैंग्वेज है। देन फिर ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ चीज़ों को हम ऐसे अरेंज कर दें कि वो हमको कोई ना कोई मैसेज कन्वे करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल के रूप में जैसे मैं कॉलेज का दे रहा था, वहाँ पर अगर कोई रूम है वहाँ पे बाकायदा बड़ा टेबल लगा हुआ है, व्हील चेयर्स, विजिटिंग चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है ना, व्हील चेयर वगैरह रखा हुआ है। इस प्रकार का ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट अगर कहीं पर है और कोई नया व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उसको मैसेज क्या कन्वे हो रहा है कि दिस इज़ द ऑफिस, ठीक है ना। मतलब ये ऑफिस है और यहाँ पे कोई ना कोई ऑफिसर बैठता होगा, तो इस प्रकार से मैसेज कन्वे हो रहा है। इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर आप लोग जैसे कोई लेडी है, वो लेडी एकदम वाइट साड़ी पहनी हुई है, ठीक है ना। तो वाइट साड़ी पहनी हुई है, दुखी है, तो वो चीज़ देख के ही सामने वाला समझ जाता है कि उनके यहाँ जरूर कोई ना कोई अप्रिय घटना घटी है। अगर वहीं पे कोई बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है वो, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, साड़ी बहुत अच्छी चमकदार पहनी हुई है, तो वो चीज़ देख के भी सामने वाले को मैसेज कन्वे होता है कि कोई ना कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में वो जा रही है या बहुत ही खुशी का माहौल, ठीक है ना। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स के आधार पर कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे होता है। डिमॉन्स्ट्रेशंस, जैसे मैंने बताया कि डिमॉन्स्ट्रेशंस मतलब प्रदर्शन करके दिखाना,
किसी भी चीज को करके दिखाना। यहाँ पर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं कोई रिटर्न वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, बल्कि कोई भी चीज को होता हुआ दिखा रहे हैं कि कैसे उस पर्टिकुलर चीज को यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग टेलीविजन वगैरह में बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो फूड प्रोसेसर, ठीक है ना। तो फूड प्रोसेसर में सिंपल जो भी उसके फंक्शंस हैं वो फंक्शंस करके दिखाया जाना, ठीक है ना, वो डिमॉन्स्ट्रेशंस कहलाएगा। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी डिमॉन्स्ट्रेशंस क्या होगा, जैसे कोई स्प्रेयर है, ठीक है ना, तो स्प्रेयर से आपको इंसेक्टिसाइड का परफेक्ट फॉर्मुलेशन करने के बाद फिर कैसे स्प्रे करना है, वो सारी चीज़ें करके दिखाना डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। पैरा लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था, तो पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि टोन ऑफ वॉइस, ठीक है ना। कई बार हम सिंपल बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आके हम उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल देते हैं, ज़ोर से बोल देते हैं, ठीक है ना। कहीं पर बोलते 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 हम बहुत स्लो हो जाते हैं, ठीक है ना। बोलते 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 बीच में हम बहुत पॉज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ये जो मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में ये जो सारी चीज़ें हम जो करते हैं वो आपका क्या है, पैरा लैंग्वेज है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। जैसे कोई भी स्पीकर है, स्पीकर बोलते 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 अचानक रुक गया, तो रुक गया तो जो ऑडियंस है आगे क्या मीनिंग है वो मीनिंग वो खुद ही निकाल ले, ठीक है ना। किसी चीज़ को अगर वो बहुत तेज़ी से बोल दिया, जोर से बोल दिया, इम्फेसिस देके अगर बोल रहा है, तो सामने क्या मैसेज कन्वे होता है कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो पैरा लैंग्वेज। प्रॉक्सिमिक्स, तो प्रॉक्सिमिक्स इसको बोलते हैं साइंस ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब कि दूरी, डिस्टेंस, ठीक है ना। दो व्यक्तियों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस भी किसी थर्ड पर्सन को मैसेज कन्वे करता है, ठीक है ना। जैसे कि दो लोग बहुत ही मान लो बहुत ही क्लोज बैठे हुए हैं, ठीक है ना। क्लोज बैठे हुए हैं, क्लोज मतलब कि मुश्किल से 5-6 इंच का गैप है दोनों के बीच में, और वो कुछ बातें कर रहे हैं, विस्परिंग, ठीक है ना। तो वो काना फूसी कर रहे हैं, तो थर्ड जो पर्सन है जो कहीं दूर बैठा हुआ है, उसको मैसेज क्या कन्वे होता है कि दोनों के बीच में टॉप सीक्रेट कोई टॉपिक है जिस पे बातें हो रही है, और वो चाह रहे हैं कि कानो कान किसी दूसरे को खबर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। उनके बीच में अगर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, 1 फीट तक अगर कर दिया जाए या 2 फीट तक कर दिया जाए, तो फिर उसी थर्ड पर्सन को क्या मैसेज कन्वे होगा कि सीक्रेट बातें हो रही, बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट तो नहीं लेकिन सीक्रेट है। फिर डिस्टेंस अगर बढ़ता गया, ठीक है ना, वो बातें जो है वो जनरलाइज होते जाएंगी, और थोड़ा सा डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ा के 4-5-10 फीट तक बढ़ा के अगर वो बातें करने लगे, वो जो तीसरा व्यक्ति वहाँ बैठा है वो उनके तरफ ध्यान देना ही बंद कर देगा, ठीक है ना। ये फालतू की बातें कर रहे हैं लोग। तो वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस जैसा जैसा बढ़ता गया, वो तीसरा जो व्यक्ति था उसके लिए उसका इम्पोर्टेंस कम होता गया। मतलब हर पोजीशन पे या जो भी डिस्टेंस दोनों के बीच में था, वो कुछ ना कुछ मैसेज उनको कन्वे कर रहा था, ठीक है ना। क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स होता है साइंस ऑफ टाइम। कोई भी पर्टिकुलर इवेंट या कोई पर्टिकुलर घटना अलग अलग समय में घटित होती है, तो वो अलग अलग मैसेज कन्वे करता है, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल मोबाइल फ़ोन सारे लोगों के पास है। अगर मोबाइल फ़ोन में आपका फ़ोन रात के 8, 8:30, 9 बजे अगर आए, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्या बोलेंगे कि किसी न किसी उनके फ्रेंड का फ़ोन होगा, और ये नॉर्मल इस टाइप का फ़ोन आते रहते हैं। वही फ़ोन अगर रात में आने लगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ठीक है ना, तो आपके पेरेंट्स के दिमाग में गलत विचार आने लगेंगे। किस प्रकार के गलत विचार आने लगेंगे आप लोग सब समझ रहे हो, ठीक है ना।
वैसे ही आपके पेरेंट्स के ही फ़ोन में अगर मान लो 2 बजे फ़ोन आ जाए, आपका कोई भाई या कोई रिलेटिव बाहर रह रहा है, जनरली उस समय फ़ोन नहीं आता है। अगर आ गया तो फ़ोन उठाने के पहले ही दिमाग में वो बातें चलने लग जाती है कि कोई न कोई अप्रिय घटना हुई है। और वही फ़ोन अगर मान लो 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे आ जाए, ठीक है ना, तो सिंपल, वो तो रूटीन है, वो तो इस समय फ़ोन आते ही रहता है, कोई बात ही नहीं। अगर रिसीव ना भी कर पाए तो भी बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता हमको नहीं होती। तो ये घटनाएं जो है अलग अलग समय पर हो रहा है, और अलग अलग समय पर होना अलग अलग मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है ना। तो क्रोनेमिक्स वैसी काइनेसिक्स, तो काइनेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका जेस्चर कैसा है, आपका पॉस्चर, ठीक है ना। अलग अलग पॉस्चर्स होते हैं, वो भी अलग अलग लोगों को मैसेज कन्वे करता है। जेस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें काइनेसिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। देन अपन चर्चा करते हैं कि बैरियर्स और प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मतलब कि कम्युनिकेशन या संचार में किस प्रकार की बाधाएं आती है, किस प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं जब हम कोई भी चीज़ संचारित करना चाहते हैं, तो ठीक है ना। तो इन बैरियर्स को हम जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले क्या है, रिलेटिंग टू द कम्युनिकेटर, ठीक है ना। मतलब जो कम्युनिकेटर, सेंडर या जो मैसेज भेजने वाला है, या जो संचारक है, ठीक है ना, या सूचना प्रेषक है, उससे संबंधित अवरोध कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इनइफेक्टिव इन्वायरमेंट। इनइफेक्टिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, संचारक के द्वारा अप्रभावी वातावरण का चुनाव। जिस समय वो सूचना भेजना चाह रहा है उस समय इनइफेक्टिव, अप्रभावी वातावरण का उसने चुनाव कर लिया है। अप्रभावी वातावरण कब होगा, ठीक है ना, कब होगा, जब फिजिकल फैसिलिटीज हो गया आपका, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखे हैं। मतलब जो भी रिसीवर है, रिसीवर तक अगर कोई मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या हुआ कि केवल हमको रिजिड नहीं रहना है अपनी चीज़ों पे, हमको दूसरे के बातों को भी सुनते हुए एक परफेक्ट मैसेज क्या हो सकता है। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बोला कि रिसीवर के क्या प्रॉब्लम्स और नीड्स हैं, ठीक है ना, उसको जान लेना बहुत आवश्यक है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैसेज बना रहे हैं, ठीक है ना, तो वो परफेक्ट होगा। साथ ही साथ आपका रैपर्ट, रैपर्ट का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी पहले रिसीवर्स के बीच में बना लीजिए। आपकी विश्वसनीयता, आपके बारे में उनकी सोच क्या है, ठीक है ना। अगर आपके बारे में बहुत अच्छी सोच है और आप कोई पर्टिकुलर मैसेज भेज रहे हैं, तब वो उसको अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट तैयार करने के बाद फिर जब हम मैसेज आगे भेजने की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देन हो गया डिसऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू कम्युनिकेट, संचार के लिए अव्यवस्थित प्रयास, ठीक है ना। जिनको सूचना भेजना है उनकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं को जाने बगैर, एक तो सूचना भेजना और दूसरा हमारा उद्देश्य क्लियर ना होना। उद्देश्य मतलब क्या कि हम वो पर्टिकुलर मैसेज क्यों भेजना चाह रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आगे चैनल्स वगैरह के माध्यम से जो भेजा जाना है उसका प्रॉपर हमने सिलेक्शन किया है। मतलब हमको यहाँ पर क्या सोचना है कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में सोचना है, उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमको रखना है, तब जाके हम सही चीज़ें कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना।
स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस, संचारक के द्वारा उचित शब्दों का चुनाव न करना, ठीक है ना। कई बार उचित शब्द जो उपयोगी हो सकते हैं उन शब्दों का चुनाव नहीं किया जाता, इस वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर फार्मर्स हैं, फार्मर्स तक मैसेज भेजने के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों का अगर हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेटर के द्वारा अगर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जो उनको समझ में नहीं आ सकती है तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संचारक में नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी का ना होना, यहाँ पर सोशल सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ही आवश्यक है कि आप किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। टू इग्नोर कल्चरल वैल्यू, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टम्स, ठीक है ना, संचारक के द्वारा या सूचना भेजने वाला जो है या कम्युनिकेटर है उसके द्वारा सामाजिक संगठनों, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं परंपराओं की अनदेखी करना, ठीक है ना। तो इसकी अनदेखी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी सूचना उन तक भेजना चाह रहे हैं फार्मर्स तक, तो उनकी क्या कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या संस्कृति है, उसकी संस्कृति को कभी भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है उसका हम उपयोग कैसे अधिक से अधिक कर सकते हैं उसको हमको करने की कोशिश करनी है। उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस वगैरह क्या हैं, ठीक है ना। फिर इनएक्यूरेट सिंबल्स एंड साइंस, ठीक है ना, संचारक के द्वारा या जो सूचना भेजने वाला है उसके द्वारा प्रतीक एवं माध्यमों का गलत चुनाव, जो भी वो मैसेज तैयार करेगा उसमें गलत सिंबल से साइंस का उपयोग कई बार हो जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना, सूचना भेजने वाला जो कम्युनिकेटर है या संचारक की पूरी संचार प्रक्रिया के बारे में गलत धारणा होना, ठीक है ना। तो ये सब आपके जो कम्युनिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिकेटर रिलेटिंग टू द कम्युनिकेटर, ये सारे प्रॉब्लम्स या बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिंग टू द मैसेज, संदेश से संबंधित क्या क्या अवरोध हो सकते हैं, ठीक है ना। संदेश का रुचिकर ना होना, मैसेज इज नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैसेज को बहुत ही रुचिकर हमको बनाना है, जो कि रिसीवर तक उसको पहुँचाना है, रिसीवर उसको बड़ी रुचि से सुने, तो संदेश जो है रुचिकर होना आवश्यक है। मैसेज इज नॉट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। मैसेज इज नॉट इन्फ्लुएंशियल या मोटिवेशनल, ठीक है ना। जो मैसेज या संदेश है वो प्रेरणादायक अगर नहीं है, इन्फ्लुएंशियल या मोटिवेशनल नहीं है, तो भी हम अपनी सूचनाओं को सही तरीके से रिसीवर तक या फार्मर्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। मैसेज इज नॉट प्रैक्टिकल, मैसेज का प्रैक्टिकल या व्यवहारिक होना बहुत ही आवश्यक है, मतलब कि वो उपयोगी होना चाहिए और उसका उपयोग वो कर भी पाए, जहाँ तक हम वो मैसेज भेज रहे हैं ठीक है ना, वो मैसेज का उपयोग एज इट इज़ वो कर पाए। मैसेज इज नॉट एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवर्स, ठीक है ना, संदेश प्राप्तकर्ता के उद्देश्य के अनुसार ना होना। जो संदेश प्राप्त करता है उनके उद्देश्यों की पूर्ति अगर नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर मैसेज से, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर नहीं हो रही है, तो भी वो उस मैसेज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये रिलेटिंग टू द मैसेज ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर रिलेटिंग टू द चैनल, जो भी माध्यम या मीडियम जिसके द्वारा वो मैसेज भेजा जाना है, उससे संबंधित क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें है पहला नॉइज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ठीक है, माध्यम के द्वारा संदेश प्राप्तकर्ता को सूचना दिए जाने के दौरान शोर शराबा का होना। नॉइज का मतलब क्या हो गया कि शोर शराबा, जिस समय चैनल के द्वारा कोई भी मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है उसमें नॉइज है। नॉइज मतलब वहाँ शोर शराबा या कोई इंटरप्शन है जिसकी वजह से वो कई चीज़ें सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ चैनल, ठीक है ना, माध्यम का सही तरीके से उपयोग न करना, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कम्युनिकेटर की है, और कम्युनिकेटर के द्वारा ही चैनल का
चुनाव करना है, और उस चैनल का सही तरीके से अगर उपयोग नहीं किया जा पा रहा है तो भी सूचना सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ चैनल्स, ठीक है ना, तो चैनल्स का सही उपयोग होना चाहिए कि ये चैनल्स का उपयोग और इसका जो चयन है वो सही तरीके से होना चाहिए। और सही तरीके से कब हो सकता है, जब हमको या हमारे दिमाग में हमारे रिसीवर्स होने चाहिए कि हमारे रिसीवर किस प्रकार के हैं, किस स्टैंडर्ड के हैं, और उनके लिए कौन से चैनल ज़्यादा सुटेबल है। फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है ना, भौतिक अवरोध, ठीक है। कई बार चैनल के माध्यम से डायरेक्टली जब कोई भी मैसेज रिसीवर्स या फार्मर्स को दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो उस समय फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकता है कि जो चैनल है जिसके माध्यम से वो सूचना बताई जा रही है वो जो वहाँ के ऑडियंस हैं उनको दिख ही ना पा रहा हो, ठीक है ना, या जिसके माध्यम से वो सूचना प्रदान कर रहे हैं, स्क्रीन, प्रोजेक्टर या पीपीटीज के माध्यम से भी कई बार वो सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं, टेलीविज़न या रेडियो के माध्यम से भी, ठीक है ना, तो वो स्क्रीन ही उनको सही तरीके से ना दिख पा रहा हो, तो इस प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती। यूज़ ऑफ इनएडिक्वेट चैनल इन पैरेलल, कई बार कॉम्बिनेशन में चैनल्स का उपयोग किया जाता है और चैनल या माध्यमों का सही तरीके से अगर समायोजन नहीं किया जा सका है तो भी सूचना रिसीवर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। रिलेटिंग टू द रिसीवर, तो ये श्रोताओं से संबंधित अवरोध क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अटेंशन ऑफ द लिसनर्स, श्रोताओं का ध्यान अगर नहीं है, ठीक है ना, ध्यान अगर भटक रहा है तो आप कितना भी उनको बता लें वो मैसेज उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, सूचना देने वाले एवं श्रोताओं के बीच परस्पर सहयोग, सहभागिता और भागीदारी का ना होना, ये कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन और जो रिसीवर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ होमोजिनिटी, श्रोताओं का सभी प्रकार की गुणों में समानता होना। होमोजिनिटी मतलब कि जिनको हम सूचना दे रहे हैं, जो रिसीवर्स हैं, उनमें अगर समानताएं हैं तो भी ये समस्याएं होती है, सूचना सही तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो यहाँ पे हिट्रोजिनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, जो भी हमारे रिसीवर्स हैं उनमें विषमताएं होनी चाहिए। वो अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस उनका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार की हिट्रोजिनिटी अगर होगी तो प्रॉपरली मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा। होमोजिनिटी के केस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। एटीट्यूड ऑफ द ऑडियंस टुवर्ड्स द कम्युनिकेटर, संदेश भेजने वाले के प्रति संदेश ग्रहणकर्ता की सोच एवं विश्वसनीयता, ठीक है, मतलब कि जो रिसीवर्स हैं वो कम्युनिकेटर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या धारणा रखते हैं, ठीक है ना, उस धारणा का भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है ना। अगर गलत धारणा एक बार बन गई तो वो मैसेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ये दीज आर द अदर प्रॉब्लम्स आर बैरियर्स, ठीक है ना। इसमें आप लोग देखें टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि कौन से चैनल वगैरह का हम उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इंटरप्शंस वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वाले कुछ चैनल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया अचानक तो वहाँ पे सूचनाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेमांटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो सेमांटिक प्रॉब्लम का मतलब होता है शब्दार्थ की समस्या। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक ही जो शब्द हैं उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है ना, या एक सेंटेंस के कई मीनिंग निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दों का या अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग अर्थ निकालना कई बार मैसेज का जो अर्थ है उस अर्थ को ही चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो जो समझ के साथ, जिस उपयोग के साथ वो मैसेज भेजा गया है कम्युनिकेटर के द्वारा, वो उस मतलब के हिसाब से नहीं पहुंच पाता या उस मीनिंग के आधार पर वो नहीं पहुंच पाता, उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सेमांटिक प्रॉब्लम्स है। इन्फ्लुएंशियल प्रॉब्लम्स,
ठीक है ना। कई बार इन्फ्लुएंस या मोटिवेट नहीं कर पाने की समस्या होती है। ठीक है ना। तो जो भी चैनल्स वगैरह का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कम्युनिकेटर जो है वो रिसीवर्स को मोटिवेट नहीं कर पाता है उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए, कि जैसे कोई भी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो वहाँ तक किसानों तक पहुँचाया जाना है, तो उनको मोटिवेट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना। ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। इस प्रकार से अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स की बात हो जाता है। ठीक है ना। तो रिसीवर के जो लैंग्वेज हैं, जो प्राप्त करता है, जो किसान है, उसका जो लैंग्वेज है उसका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना। अगर लोकल लैंग्वेज में अगर वो मैसेज हम वहाँ तक भेजें तो वो आसानी से पहुँचेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बाद एटीट्यूड्स, ठीक है ना। रिसीवर की एटीट्यूड अलग है, कम्युनिकेटर या चैनल का एटीट्यूड अलग है, दोनों की सोच अगर अलग है तो इस प्रकार से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो मैसेज वहाँ तक कन्वे नहीं हो पाता। कल्चरल प्रॉब्लम्स सांस्कृतिक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि उनका जो कल्चर है उस कल्चर को कभी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना। तब जाके हम मैसेज को रिसीवर्स तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे। तो ये डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स या बैरियर्स हैं, ठीक है ना, जो संचार की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।